ये बात है 2012 की, जब अफ्रीका में हो रही क्रॉस कंट्री रेस के दौरान केनिया के चैंपियन एबल किपरॉप मुतई रेस में सबसे आगे चल रहे थे और फिनिश लाइन से 10 मीटर पहले ही रुक गए, ये सोचकर कि रेस पूरी हो गई है। उनके पीछे आते स्पेन के रनर इवान फर्नांडिस अनाया ने मौके का फ़ायदा ना उठाते हुए मुतई को समझाया कि फिनिश लाइन आगे है और उन्हें गोल्ड जितवा दिया। वो चाहते तो खुद आगे निकल सकते थे और गोल्ड जीत सकते थे। भले ही मुतई गोल्ड जीते, लेकिन इवान ने दिल जीत लिया सबका अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वजह से और लोगों के हीरो बन गए। इसी बात पर मेरा आपसे सवाल है कि क्या ओलंपिक्स में खेल भावना की भी कोई ट्रॉफी होती है? आज मैं इसी के बारे में आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की ट्रॉफी को सबसे पहले जीता था और क्यों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 18 ऑफ अ स्टोरी अ वीक। मेरा नाम है अक्षय कपूर। ओलंपिक्स की कहानी शुरू होती है पियरे दे कूबरटिन नाम के एक शख्स से। वह एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट थे जिनका जन्म 1 जनवरी 1863 में पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उन्होंने पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज से लॉ एंड पब्लिक अफेयर्स की डिग्री हासिल की थी और इसी पढ़ाई के दौरान उन्हें ओलंपिक गेम्स को रिवाइव करने का आइडिया आया। जी हाँ, रिवाइव करने का। उन्होंने एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ा था जो कि ग्रीस देश में ओलंपिया में हर 4 साल में खेले जाते थे। ये खेल 8th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी AD तक हर 4 साल में ओलंपिया में स्थित ग्रीक भगवान जूस के मंदिर के प्रांगण में खेले जाते थे। इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में मुख्य तौर पर रनिंग, डिस्कस थ्रो, जैवलिन, हाई जंप जैसे एथलेटिक खेल और रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉर्स रेस एंड चैरियट रेस जैसे बाकी खेल खेले जाते थे। उस समय जब 40,000 लोग एक स्टेडियम में बैठकर 5 दिन तक ये खेल देखते होंगे तो सोचिए कितना बड़ा स्पेक्टेकल होता होगा। ये खेल धार्मिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण होते थे कि इन खेलों के समय ग्रीक देशों के सभी युद्ध रोक दिए जाते थे। ये खेल 776 BC में शुरू हुए थे। ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ओलंपिया में एक आर्कियोलॉजिकल टैबलेट इंस्क्रिप्शन पाया गया है जिस पर 776 से हो रहे ओलंपिक्स के हर साल के फुट रेस विनर का नाम लिखा है। इन एंशिएंट ओलंपिक्स गेम के सबसे पहले ओलंपिक चैंपियन थे कोरोबस, जो कि नज़दीकी एलिस शहर के एक बावर्ची थे। ये खेल किस साल से बंद हुए ये तो कहना मुश्किल है, मगर ऐसा माना जाता है कि रोमन एम्परर थियोडोसिस फर्स्ट ने सभी ग्रीक धार्मिक कार्यक्रमों को बंद किया था क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए, और ये खेल भी तभी से बंद हो गए। इसके हजारों सालों बाद पियरे दे कूबरटिन ने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की और 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक खेल खेला गया पैनाथिनिक स्टेडियम, एथेंस, ग्रीस में। पैनाथिनिक स्टेडियम के बारे में भी एक बात आपको बता दूं कि ये विश्व का इकलौता ऐसा स्टेडियम है जो कि पूरा मार्बल का बना है। इन खेलों के इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड कैलेंडर की तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि बताती है कि पहले ओलंपिक्स में कौन कौन से खेल खेले गए थे। इन खेलों के बाद 1921 के ओलंपिक कांग्रेस मीटिंग में ये तय किया गया कि बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों के लिए भी एक विंटर ओलंपिक्स का आयोजन कराया जाएगा और पहला विंटर ओलंपिक्स 1924 में फ्रांस में आयोजित किया गया। इन्हीं विंटर ओलंपिक गेम्स में आगे 1964 के विंटर ओलंपिक्स के समय इटली के यूजीनियो मॉन्टी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने उनका नाम इतिहास के सबसे शानदार खिलाड़ियों में शुमार कर दिया। ये बात है 1964 के विंटर ओलंपिक्स के 2 मैन बॉबस्लेड कंपटीशन की। आगे की कहानी समझने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में बॉबस्लेड कंपटीशन के बारे में बताता हूँ। इस खेल में खिलाड़ियों को अपनी स्लेज एक सकड़े ट्रैक पर डाउन द हिल लानी होती है। जो टीम सबसे कम समय में ये कर पाती है वो विजेता होती है। ये खतरनाक खेल है क्योंकि इसमें स्लेज की स्पीड 120 किलोमीटर/आवर तक चली जाती है और ट्रैक में कई टर्न्स होते हैं। इस खेल को समझने के लिए आप इंटरनेट पे वीडियोस देख सकते हैं या फिर मेरी माने तो डिज्नी की एक फिल्म कूल रनिंग्स देखिए। ये एक बहुत शानदार हॉलीवुड मूवी है। इस मूवी में जमैका की पहली बॉबस्लेज टीम की कहानी बताई है जो कि बेहद इंस्पिरेशनल है और ये फिल्म काफ़ी अच्छी कॉमेडी मूवी भी है।
अब वापस से मॉन्टी की कहानी पे आते हैं। 1964 के विंटर ओलंपिक्स के समय ब्रिटेन के 2 मैन बॉब्स्लेड टीम की स्लेज में एक बोल्ट रेस से पहले टूट गया। उनके पास ना तो दूसरी स्लेज थी और ना ही बोल्ट। वे बहुत दुखी थे। उनकी समस्या को देखकर इटली के मॉन्टी ने उन्हें अपनी स्लेज में से बोल्ट दे दिया ताकि वो रेस कंप्लीट कर पाएं। मज़ेदार बात यह है कि आगे इस कंपटीशन में ब्रिटिश टीम गोल्ड मेडल जीती, जबकि मॉन्टी की इटली को ब्रोंज मेडल मिला। इसी ओलंपिक्स में 4 मैन बॉब्स्लेड रेस के दौरान फिर से ऐसा कुछ हुआ। इस बार कैनेडियन टीम की स्लेज टूट गई और मॉन्टी और उनके साथियों ने कैनेडियन टीम की स्लेज को ठीक किया। और फिर से ऐसा ही हुआ कि 4 मैन बॉब्स्लेड कंपटीशन में आगे चल के कनाडा की टीम गोल्ड मेडल जीती और मॉन्टी की इटली की टीम को फिर से ब्रोंज से संतोष करना पड़ा। मॉन्टी चाहते तो बाकी टीम की तरह मदद ना करके खुद सिल्वर पदक जीत सकते थे, मगर उन्होंने खेल भावना रखी और खेल का सही मतलब समझाया विश्व को। इसी सेल्फलेस स्पोर्ट्समैनशिप के लिए उन्हें पियरे डे कोबर्टिन वर्ल्ड फेयर प्ले ट्रॉफी से नवाजा गया। वे इस ट्रॉफी के पहले रेसिपिएंट हैं। लेकिन मॉन्टी की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। इसके बाद मॉन्टी ने आने वाले 2 ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया और फाइनली 1968 के विंटर ओलंपिक्स में दोनों 2 मैन एंड 4 मैन बॉब्स्लेड कंपटीशन में गोल्ड जीता। एक ऐसी ही कहानी है लॉरेंस लेम्युक्स की। लॉरेंस 1988 के सियोल ओलंपिक्स में बुसान में आयोजित फिन क्लास की अपनी सेल कंपटीशन में रेस कर रहे थे। उसी समय उनके नज़दीक सिंगापुर टीम की डिंजी यानी कि सेल कैप्साइज हो गई और सिंगापुर के खिलाड़ी मुश्किल में पड़ गए। लॉरेंस उस समय रेस में दूसरे स्थान पर चल रहे थे। जब लॉरेंस की नज़र इन सिंगापुर खिलाड़ियों पर पड़ी तो वह अपनी रेस को छोड़कर इनके पास मदद के लिए पहुंच गए और इनकी मदद की। वो रेस्क्यू बोट के आने तक उन खिलाड़ियों के पास ही रहे और फिर उसके बाद रेस दोबारा ज्वाइन करी। इस रेस में बाद में वो 22वें स्थान पर आए, मगर उनकी स्पोर्ट्समैनशिप को देखते हुए इंटरनेशनल यॉट रेसिंग यूनियन ने उनको उस रेस में दूसरा स्थान दिया। हालांकि आगे चल के वो फिन क्लास की अपनी सेल कंपटीशन में कुल सभी स्पर्धाओं के बाद 11वें स्थान पर रहे, मगर उन्हें बाद में पियरे डे कोबर्टिन वर्ल्ड फेयर प्ले ट्रॉफी से नवाजा गया। वे मॉन्टी के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्हें पुरस्कार उसी खेल में उसी ओलंपिक्स में स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने के लिए दिया गया। इसी कहानी के साथ मैं अपना आज का एपिसोड ख़त्म करता हूँ। आज की कहानी थी खेल के एक दूसरे पहलू की, यानी कि खेल भावना की। खेल में जितना जीतना जरूरी है उतना ही खेल भावना के साथ खेल खेलना भी जरूरी है, क्योंकि तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी बन पाते हैं। दिस इज़ योर होस्ट अक्षय कपूर साइनिंग ऑफ। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.